लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। बाईस जनवरी 1666 की वो सर्द रात थी। आगरा के किले का मुसम्मन बुर्ज एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। ये कोई आम सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक ऐसे बड़े साम्राज्य की सांसें उखड़ने की आवाज थी जिसने दुनिया को अपनी चमक से अंधा कर दिया था। 74 साल का एक बूढ़ा शख्स अपने आखिरी दिनों में था। ये वो शख्स था जिसके एक इशारे पर कभी मुगलों की विशाल फौजें कूच किया करती थी, जिसके आदेश से दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल जैसी महान इमारतें जमीन से आसमान तक उठी थी। लेकिन आज वो दुनिया के सबसे खूबसूरत संगमरमर के टावर में सिर्फ एक लाचार कैदी बनकर रह गया था। वो अपनी खिड़की से यमुना नदी के पार उस सफेद इमारत को देख रहा था जिसे दुनिया प्यार की निशानी ताजमहल कहती है। लेकिन वो बेइंतहा खूबसूरत ताजमहल भी उसके लिए अब खोखला हो चुका था। इसके ठीक 24 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। आज इसी कहानी की बात होगी। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे बादशाह की कहानी जिसने ताजमहल और चांदनी चौक बनवाया। ये बादशाह थे शाहजहां, जिन्हें उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया था। लेकिन क्या ये कैद सिर्फ एक बाप और बेटे की लड़ाई थी, या फिर एक ऐसे सिस्टम का कोलैप्स होना था जो किसी कानून या संविधान पर नहीं बल्कि एक इंसान के इर्द गिर्द घूमता था? कैसे बीते थे शाहजहां के आखिरी दिन? आखिरी के 24 घंटों में उनके साथ आखिर क्या हुआ था? ये पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। शाहजहां की आखिरी रात की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जब शाहजहां बादशाह नहीं बल्कि सिर्फ एक शहजादा हुआ करता था। 17वीं सदी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था। अकबर की बनाई बुनियाद पर जहांगीर राज कर रहा था। सब कुछ बहुत ही सेटल्ड और शांत नजर आता था, लेकिन दरबार के अंदर पावर और सत्ता की एक खामोश जंग हमेशा चलती रहती थी। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल दरबार एक सिंगल लाइन में नहीं चलता था, बल्कि उसके अलग अलग पावर ब्लॉक्स और गुट हुआ करते थे। इन्हीं गुटों के बीच एक जवान शहजादा खुर्रम था जो अपनी जगह बना रहा था। यही बाद में शाहजहां भी कहलाया। उस वक्त दरबार में कई ताकतवर गुटों में सबसे ताकतवर गुट नूरजहां का था। हिस्टोरियंस उसके गुट को नूरजहां का जुनता भी कहते हैं। यानी शाहजहां के लिए गद्दी हासिल करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी। इसकी वजह खुद नूरजहां थी। नूरजहां के पावर ग्रुप में उसके अलावा उनके पिता इत्माउद्दौला, भाई आसफ खान और कई करीबी मंत्री शामिल थे। राजकुमार खुर्रम शुरुआत में इसी पावर नेटवर्क का हिस्सा भी था। 1612 में उसकी शादी आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से हुई। इन्हीं को दुनिया बाद में मुमताज महल के नाम से जानने वाली थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट समझिए। यह शादी सिर्फ एक रोमांटिक लव स्टोरी नहीं थी। उस टाइम के हिस्टोरियंस के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अलायंस था। इस शादी ने खुर्रम को सीधे सत्ता के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। अब वो सिर्फ एक बेटा नहीं रह गया, बल्कि दरबार के सबसे ताकतवर गुट का दामाद बन चुका था। याद रखिए कि पॉलिटिक्स में रिश्ते अक्सर सीढ़ियों का काम करते हैं, और खुर्रम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता था। हालांकि उसके सामने अभी एक तूफान आने वाला था। साल 1622 आते आते बहुत कुछ बदल चुका था। ईरान के सफवी एम्पायर ने कंधार पर कब्जा कर लिया। कंधार मुगलों के लिए स्ट्रेटेजिक और व्यापारिक रूप से बहुत अहम हुआ करता था। जहांगीर ने खुर्रम को आदेश दिया कि वो सेना लेकर जाए और कंधार को वापस जीत ले, लेकिन खुर्रम ने जाने से मना कर दिया। इसके पीछे की वजह कोई डर या फिर कायरता नहीं थी, बल्कि एक बेहद गहरी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम थी। खुर्रम को पता था कि अगर वो कंधार जाता है तो उसके पीछे से नूरजहां अपने दामाद शहरयार को बादशाह बनाने की कोशिश करेगी। इसीलिए खुर्रम ने बगावत कर दी। हालांकि इस बगावत में खुद खुर्रम हार गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। खुर्रम ने सिस्टम से खुद को पूरी तरह बाहर नहीं किया। उसने माफी मांगी और बादशाह से वफादारी का नाटक किया। खुर्रम ने नूरजहां के खिलाफ के ग्रुप्स के साथ अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाए रखा और इंतजार किया सही मौके का। दोस्तों, पॉलिटिक्स और जंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टाइमिंग। कब कौन सा इक्का कहां पर फेंकना है। जिसको ये सब तय करना आ गया, वही लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है। 1627 में जहांगीर की मौत हुई और वही इंपॉर्टेंट टाइमिंग सामने आ खड़ी हुई। जहांगीर की मौत से मुगल दरबार में एक वैक्यूम पैदा हुआ और खुर्रम के ससुर आसम खान ने तुरंत शाहजहां का साथ दिया। इन्होंने शहरयार और सत्ता के बाकी तमाम दावेदारों को बेरहमी से रास्ते से हटा दिया। फिर 1628 में खून से सने उस रास्ते पर चलकर
खुर्रम बादशाह शाहजहां बना। ये कोई रातों रात हुआ इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये सालों की प्लानिंग, सब्र और कूटनीति का नतीजा था। अब यहाँ पर एक ऐसा सवाल उठता है जो हमें मुगल सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी की तरफ ले जाता है। जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो क्या उसने इस खूनी परंपरा को बदलने की कोशिश की? मुगल एम्पायर ऊपर से बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड दिखता था। टैक्स कलेक्ट करने का अच्छा सिस्टम था, राज्यों के अपने गवर्नर थे, बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी थी वो यहाँ से गायब थी। मुगलों के पास लॉ ऑफ सक्सेशन यानी उत्तराधिकार का कोई रिटन कानून नहीं था। कोई ऐसा संविधान या रॉयल काउंसिल नहीं थी जो ये तय कर सके कि राजा के मरने के बाद गद्दी किसे मिलेगी। यहाँ की तैमूरी परंपरा थी तख्त या ताबूत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि हर राजकुमार अपने आप में एक पॉसिबल राजा हो सकता था। इन राजकुमारों को ट्रेनिंग के नाम पर प्रोविंसेस की गवर्नरी, अपनी फौज और बहुत सारा पैसा दिया जाता था। जब तक राजा जिंदा और ताकतवर होता था ये सब साम्राज्य की ताकत दिखते थे, लेकिन जैसे ही राजा कमजोर होता था या बीमार पड़ जाता था, यही प्रांत और फौजें आपस में टकराने के लिए तैयार हो जाती थी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा मुगल दरबार अपने आप में एक टाइम बॉम्ब था जिसकी घड़ी राजा की लाइफ से जुड़ी होती थी। शाहजहां ने इस सिस्टम में कोई छेड़छाड़ नहीं की। जाहिर है ये प्रॉब्लम कई पीढ़ियों से बन रही थी जिसे शाहजहां ने भी बदला नहीं, लेकिन अगर वो इसे सुधारने की कोशिश करते तो शायद उन्हें अपनी लाइफ के आखिरी साल कैद में रहते हुए ताजमहल को देखते हुए ना गुजारने पड़ते। उल्टे उन्होंने जो काम किया वो उनके लिए ही नासूर बनता चला गया। शाहजहां ने गद्दी पर बैठते ही सत्ता को अपने हाथों में इस कदर सेंट्रलाइज किया कि सारी पावर सिर्फ उसके इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। इन्होंने दरबार तक लोगों की पहुंच तक को लिमिटेड कर दिया। दरबार में खड़े होने की जगह क्या होगी, कपड़ों के रंग क्या होंगे, ग्रीट करने का तरीका क्या होगा, सब कुछ एक विजुअल हायरार्की में बदल दिया गया। अब बादशाह डिवाइन लाइट से जिल्ले इलाही बन गया था, यानी धरती पर ईश्वर की परछाई। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस वक्त दुनिया भर में भारत के सोने की चिड़िया होने के चर्चे होते थे, उस वक्त ग्राउंड लेवल पर इकोनॉमी अंदर ही अंदर खोखली भी हो रही थी। शाहजहां का दौर देखने में बहुत भव्य था, रेवेन्यू अभी भी आ रहा था, खासकर पंजाब की उपजाऊ जमीनों से, लेकिन खर्चे भी लगातार बढ़ रहे थे। 1649, 1652 और 1653 में शाहजहां ने कंधार को वापस जीतने के लिए जो मिलिट्री कैंपेन चलाए वो बुरी तरह से फेल हुए। इन जंगों ने खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा निगल लिया बिना कोई प्रॉफिट दिए। इसके साथ ही डेक्कन में मराठास और दूसरी रियासतों को दबाने के लिए सेना को हमेशा वहां तैनात रखना पड़ता था। अपनी बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मुगल एम्पायर एक साथ कई मोर्चों पर जैसे जंग लड़ रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई कंपनी अपनी कमाई से ज्यादा अपने एक्सपेंशन और अपनी ब्रांडिंग पर खर्च करने लगे। लेकिन इन सभी के बीच शायद शाहजहां ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके सामने कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस मुसीबत की शुरुआत होती है साल 1657 में। 1657 के सितंबर महीने में शाहजहां को पेशाब रुकने की बीमारी हो गई। इस बीमारी से वो बेड रेस्ट पर आ गए। इसके साथ ही शाहजहां का पूरा सिस्टम भी कोलैप्स होने लगा। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे दारा शिकोह। उन्होंने शाहजहां की बीमारी को छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तो दीवारों के भी कान होते थे। जल्दी ही एक अफवाह फैली कि शाहजहां की मौत हो चुकी है और दारा शिकोह ने गद्दी पर कब्जा कर लिया है। ये वो अफवाह थी जिसने पूरे मुगल एम्पायर के टाइम बम को ट्रिगर कर दिया। शाहजहां के बाकी बेटों ने, जैसे कि बंगाल में शाह शुजा ने, गुजरात में मुराद बख्श ने और दक्कन में औरंगजेब ने अपनी अपनी फौजों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह जो बीमारी एक मेडिकल क्राइसिस थी वो असल में अब वॉर ऑफ सक्सेशन में बदल गई थी। मई 1658 में सामूगढ़ के मैदान में औरंगजेब ने दारा शिकोह की बहुत बड़ी फौज को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके ठीक बाद जून 1658 में कहानी का सबसे डार्क चैप्टर शुरू होता है। वो चैप्टर जिस पर इतिहास में अक्सर कम बात की जाती है। ये वो दौर था जब एक महान मुगल बादशाह अपनी ही बनाई हुई दुनिया में एक लाचार कैदी बन गया। औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराकर आगरा के किले की तरफ मार्च किया। शाहजहां इस समय आगरा के किले में मौजूद थे। उन्हें लगा था कि किले के भारी दरवाजे बंद करके वो खुद को सेफ कर लेंगे, लेकिन औरंगजेब मैदान जंग का मास्टर था। उसने किले पर सीधा हमला करने की बजाय एक ऐसी चाल चली जिसने शाहजहां की रीढ़ तोड़ दी। औरंगजेब ने आगरा के किले की पानी की सप्लाई काट दी। ये सब जून में हो रहा था, जब पूरे नॉर्थ इंडिया में भयानक गर्मी पड़ती है और लू के थपेड़े चलते हैं। इस सिचुएशन में किले के अंदर मौजूद हजारों लोगों, शाही परिवार और खुद शाहजहां के लिए यमुना नदी से आने वाला पानी भी रोक दिया गया। किले के अंदर पानी की कमी से हाहाकार मच गया। पानी के लिए तरसते हुए शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को एक खत लिखा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। शाहजहां ने लिखा, ऐ मेरे बेटे,
तुम मुगलों के राजा हो गए हो, लेकिन जरा हिंदुओं को देखो जो अपने मरे हुए लोगों को भी पानी पिलाते हैं, और तुम अपने जिंदा बाप को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा रहे हो। अब दोस्तों ये सुनकर आपको अगर लगता है कि औरंगजेब इस लेटर से पिघल गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। औरंगजेब पर कोई असर नहीं हुआ शाहजहां के खत का। मजबूर होकर शाहजहां ने 8 जून 1658 को किले के दरवाजे खोल दिए और अपने ही बेटे के सामने सरेंडर कर दिया। यहीं से शुरू होते हैं वो भयानक 8 साल जो शाहजहां ने आगरे के किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद रहकर बिताए। आमतौर पर लोगों को लगता है कि औरंगजेब ने उन्हें किसी अंधेरे तहखाने में डाल दिया होगा या फिजिकल टॉर्चर किया होगा, लेकिन उस दौर में भारत आए विदेशी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर और निकोलाओ मनुची के दस्तावेज बताते हैं कि औरंगजेब का टॉर्चर फिजिकल नहीं था, बल्कि ये टॉर्चर साइकोलॉजिकल था। ये एक तरह की मानसिक कैद थी। शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये वही 8 कोनों वाला संगमरमर का टावर था जिसे शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था, लेकिन अब वो खुद उस पिंजरे में कैद हो चुके थे। शाहजहां के साथ कैसा सलूक किया गया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि औरंगजेब ने उनके लिए जो जेलर अपॉइंट किया वो कोई शाही ऑफिसर नहीं था, बल्कि एक बेहद सख्त हिजड़ा था। एतबार खान नाम के इस शख्स को औरंगजेब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि शाहजहां को बादशाह नहीं बल्कि एक साधारण कैदी की तरह समझा जाए। निकोलाओ मनुची के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एतबार खान उस पर सख्त निगरानी रखता था। अगर शाहजहां किले के अंदर कहीं टहलना चाहते तो एतबार खान गार्ड्स को उनके पीछे लगा देता था। उनकी हर एक सांस, उनकी हर एक हरकत पर पहरा था। बाहरी दुनिया से शाहजहां का पूरा कांटेक्ट लगभग काट दिया गया। अब सोच कर देखो कि एक बादशाह जिसके अंदर मुगल एम्पायर का एक एक आदमी काम करता था, जिसके फैसले से निज़ाम बदल जाते थे, वो आदमी टहलने तक के लिए एक मामूली से केयर टेकर की परमिशन का मोहताज था। लेकिन दोस्तों ये बस शुरुआत थी। औरंगजेब का टॉर्चर सिर्फ आज़ादी छीनने तक लिमिटेड नहीं था। औरंगजेब ने धीरे धीरे शाहजहां के सारे शाही अधिकार छीनने शुरू कर दिए। सबसे पहला बैन लगाया गया कम्युनिकेशन पर। शाहजहां के कमरे से स्याही, कलम और कागज धीरे धीरे कम कर दिए गए। औरंगजेब को डर था कि अगर शाहजहां ने कोई शाही फरमान या कोई खत छिपाकर किसी वफादार मंत्री को भेज दिया तो उसके खिलाफ बगावत हो सकती है। जो शख्स कभी एक साइन से किसी की भी किस्मत बदल सकता था, उसको अब कागज तक नसीब नहीं हो रहे थे। इसके बाद औरंगजेब की नज़र उस खजाने पर पड़ी जो शाहजहां ने अपने पास रखा हुआ था। औरंगजेब के खतों का कलेक्शन यानी आदाब आलमगीरी और मनुची की मेमोइर से पता चलता है कि औरंगजेब ने अपने पिता से उनके सबसे कीमती गहने और जवाहरात वापस मांगे। औरंगजेब ने कहा कि यह शाही खजाने की संपत्ति है, इसीलिए इन पर अब नए बादशाह का हक होगा। इस पर शाहजहां का गुरूर जाग उठा। उन्होंने गुस्से में औरंगजेब के दूत से कहा, जाकर अपने बादशाह से कह दो कि अगर उसने दोबारा इन गहनों की मांग की तो मैं एक हथौड़ा मंगवाऊंगा और इन सारे बेशकीमती रत्नों को अपने ही हाथों से चकनाचूर कर दूंगा। शाहजहां का यह गुस्सा बता रहा था कि अब वो अंदर तक कितने टूट चुके थे। लेकिन दोस्तों सबसे भयानक टॉर्चर वो था जो औरंगजेब ने भावनाओं के साथ खेला। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। जब औरंगजेब ने दारा को धोखे से पकड़ा और दिल्ली की सड़कों पर सरेआम घुमाया तो उसके बाद उसका सिर भी कलम कर दिया। इस खबर ने शाहजहां को अंदर से पूरी तरह से खत्म कर दिया। कुछ कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने दारा का कटा हुआ सिर एक बॉक्स में रखकर शाहजहां को खाने के वक्त परोसा था। हालांकि मॉडर्न हिस्टोरियंस इसको, ये जो बॉक्स वाली थ्योरी है, इसको थोड़ा ड्रामेटिक मानते हैं। हालांकि बर्नियर और मनुची ये दोनों बातें कहते हैं कि दारा का सिर औरंगजेब के सामने लाया गया था और दारा की बेरहम मौत की खबर शाहजहां तक जानबूझकर पहुंचाई गई थी। अपने सबसे चहेते बेटे की इतनी खौफनाक मौत की खबर उस बूढ़े पिता के लिए किसी फांसी से कम नहीं थी। लेकिन क्या शाहजहां के साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा था? इन 8 सालों की कैद में शाहजहां के साथ उनकी बड़ी बेटी जहां आरा बेगम साय की तरह साथ रही। जहां आरा ने अपनी मर्जी से यह कैद चुनी थी। वो अपने पिता की केयर टेकर भी थी और उनके दर्द की इकलौती साथी भी। मुसम्मन बुर्ज की बालकनी से दिन रात सिर्फ एक ही चीज़ नजर आती थी, ताजमहल। जो इमारत कभी शाहजहां की पावर और उनके प्यार का सबसे बड़ा सिंबल थी, अब वही इमारत उन्हें हर पल उनकी खोई हुई ताकत और जवानी का ताना मार रही थी। इन सालों में शाहजहां और औरंगजेब के बीच जो चिट्ठियां लिखी गईं वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। औरंगजेब हमेशा धर्म और ड्यूटी की आड़ में अपने कामों को सही ठहराता था। वो लिखता था कि उसने सत्ता लालच में नहीं बल्कि इस्लाम और एम्पायर को बचाने के लिए ली है, क्योंकि दारा मुगल तख्त के लायक नहीं था। जवाब में शाहजहां उसे लुटेरा और हड़पने वाला लिखते हैं। शाहजहां एक खत में लिखते हैं, तुम्हारी हुकूमत ताकत और धोखे पर टिकी है। तुमने अपने भाइयों का खून किया है और अपने पिता को कैद किया है। खुदा इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
ये खत बताते हैं कि वो 8 साल सिर्फ एक कैद नहीं थी, बल्कि बाप बेटे के बीच चलने वाली एक बहुत ही कड़वी और साइकोलॉजिकल जंग भी रही होगी। शुरुआत में औरंगजेब ने अपने पिता पर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे शायद शाहजहां ने भी खुद से दुनिया से कटना शुरू कर दिया। उनका डेली रूटीन कुरान पढ़ने, बच्चों को पढ़ाने और चुपचाप यमुना की तरफ देखते हुए रहने में सिमट गया। वो सिस्टम जो उन्होंने खुद बहुत मेहनत से और शायद सत्ता की ताकत के नशे में बनाया था, वो अब उन्हें ही निगल चुका था। इस तरह 8 साल बीतते गए और 21 जनवरी 1666 का दिन आ गया। 74 साल के शाहजहां की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उस रात मुसम्मन बुर्ज के कमरे में एक अजीब सन्नाटा था। शाहजहां ने अपनी आंखें खोली और खिड़की से बाहर चांदनी रात में नहाए ताजमहल की तरफ देखा। इतिहासकार मोहम्मद सालेह कम्बोह लिखते हैं कि कमरे में जहां आरा बेगम फूट फूट कर रो रही थी। मौत के इस साये में शाहजहां ने एक ऐसा फैसला लिया जो सबको हैरान कर देता है। कम्बोह के दस्तावेज बताते हैं कि शाहजहां ने अपने आखिरी पलों में औरंगजेब को माफ कर दिया, उसी बेटे को जिसने उन्हें पानी के लिए तरसाया, उनके चहेते बेटे का कत्ल किया और उन्हें 8 साल तक इस नरक में रखा। शाहजहां की प्रार्थना पूरी हुई और 22 जनवरी 1666 की सुबह होने से ठीक पहले मुगल साम्राज्य के सबसे पावरफुल राजाओं में से एक ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। लेकिन दोस्तों, कहानी की आयरनी देखिए। जहां आरा बेगम चाहती थी कि उनके पिता की अंतिम यात्रा एक महान राजा की तरह निकले, स्टेट फ्यूनरल हो, लेकिन औरंगजेब ने यह मांग सिरे से खारिज कर दी। औरंगजेब को डर था कि अगर शाहजहां का भव्य जनाजा निकल गया तो जनता भड़क सकती है। इसलिए ताजमहल बनाने वाले, पुरानी दिल्ली और लाल किले की नींव रखने वाले शाहजहां के शरीर को रात के घुप अंधेरे में चुपचाप एक साधारण से कफन में लपेटा गया। हरम के एक खोजे यानी हिजड़े ने कुछ साधारण नौकरों के साथ मिलकर आधी रात को शाहजहां की लाश को एक छोटी सी नाव पर यमुना के रास्ते ताजमहल पहुंचाया। फिर चुपचाप उन्हें ताजमहल में दफना दिया गया। आज जब आप ताजमहल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मुमताज़ की कब्र बिल्कुल बीचों बीच में बनी हुई है, लेकिन शाहजहां की कब्र बगल में एक बेतरतीब ढंग से रखी हुई है। शाहजहां की कब्र असल में ताजमहल के परफेक्ट बैलेंस को तोड़ भी देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद ताजमहल शाहजहां के लिए डिज़ाइन किया ही नहीं गया था। औरंगजेब ने अपने व्यावहारिक कारणों के चलते अपने पिता को वहीं मुमताज़ के महल में दफना दिया। दोस्तों, शाहजहां का अंत हमें ये बताता है कि आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आपने ऐसा सिस्टम बनाया है जो सिर्फ आपकी मुट्ठी में कैद है, तो एक दिन वो सिस्टम आपको ही अपना कैदी बना लेगा। औरंगजेब ने सत्ता तो हथिया ली, लेकिन वो 8 साल शाहजहां के लिए किसी मौत से कम नहीं थे। इतिहास सिर्फ इमारतों में नहीं रहता, वो आगरा के उस मुसम्मन बुर्ज की खामोशी में भी कैद है, जो आज भी याद दिलाता है कि इंसान के घमंड और इतिहास की क्रूरता के बीच का फासला बहुत कम होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी शाहजहां की, उनके आखिरी दिनों की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।